नमस्कार। एक नई सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं एक और नए तेवर और नए कलेवर के साथ नया सवेरा के एक और खास अंक को लेकर। मैं हूं कृतिका और मेरे साथ है मेरी सहयोगी आंचल। शुक्रिया कृतिका। सुप्रभात हमारे सभी दर्शकों को। अगले 1 घंटे में हम जानेंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें और बात होगी तेलंगाना की, जहां उनकी 119 विधानसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है। कैसे लोग लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर भागीदारी निभा रहे हैं, इस पर करेंगे खास बात होगी साहित्य, संगीत और जीवन के संघर्षों से जुड़ी कुछ खास कहानियों की। लेकिन फिलहाल सीधा रुख करते हैं सबसे पहले सुर्खियों का। तेलंगाना में विधानसभा की 119 सीटों पर मतदान जारी, सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था। सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से करेंगे संवाद। महिला नेतृत्व में विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन केंद्र का भी होना है शुभारंभ। रोजगार मेले के तहत प्रधानमंत्री मोदी आज विभिन्न सरकारी विभागों एवं संगठनों में 51,000 से ज्यादा नवनियुक्त कर्मियों को करेंगे नियुक्ति पत्र वितरित। देश भर के 37 स्थानों पर रोजगार मेले का होगा आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व जलवायु शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज दुबई की 2 दिवसीय यात्रा पर होंगे रवाना। COP28 में जलवायु परिवर्तन की साझा चुनौती से निपटने की रणनीति और सामूहिक प्रयासों पर होनी है चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, G20 आज है अधिक समावेशी, महत्वाकांक्षी और प्रभावी। भारत ने G20 के सफल क्रियान्वयन के बाद ब्राजील को सौंपी है अध्यक्षता। इजराइल के साथ संघर्ष विराम की शर्तों के तहत हमास ने गाजा से 16 और बंधकों को किया मुक्त। वहीं युद्ध विराम और मानवीय सहायता के मुद्दों पर बात करने के लिए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इजराइल के दौरे पर। और खेल की खबरों में यूएफए चैंपियंस लीग से बाहर होने की कगार पर मैनचेस्टर यूनाइटेड। आर्सेनल और पीएसवी ने अंतिम 16 में बनाई अपनी जगह। रियल मैड्रिड ने नेपोली को 4-2 से हराया। और चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस खास कार्यक्रम नया सवेरा की। और नया सवेरा में सबसे पहले देखते हैं देश भर से कुछ खास और अहम खबरें। तो बात करते हैं जी, और चलिए शुरुआत करते हैं तेलंगाना की खबर के साथ, जहां 119 सदस्यों वाली विधानसभा सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। मतदान सवेरे 7 बजे से शुरू हुआ, जो शाम 5 बजे तक चलेगा। वहीं वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 13 निर्वाचन क्षेत्रों में शाम 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे। इस चुनाव में 2290 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। वहीं राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए राज्य की विशेष पुलिस की 50 कंपनियां और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 375 कंपनियां तैनात की गई हैं। इसके अलावा पड़ोसी राज्यों के 23,000 से ज्यादा होमगार्ड और 45,000 पुलिसकर्मियों को भी तैनात किया गया है। केंद्रीय बलों की तैनाती विशेष रूप से 12,000 से ज्यादा संवेदनशील मतदान केंद्रों पर की गई। मॉडल मतदान केंद्रों के अलावा चुनाव अधिकारियों ने विशेष रूप से हैदराबाद जिले में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के संकल्प के साथ पूरी तरह से महिला संचालित और पूरी तरह से दिव्यांग संचालित मतदान केंद्र भी स्थापित किए हैं। और वहीं तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए जारी वोटिंग के बीच प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मतदाताओं से ज्यादा संख्या में मतदान करने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा, मैं तेलंगाना की अपनी बहनों और भाइयों से रिकॉर्ड संख्या में मतदान करने और लोकतंत्र के त्योहार को सशक्त बनाने का आह्वान करता हूं। प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से युवा और पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं से अपने मत अधिकार का प्रयोग करने का भी आग्रह किया है।
और वहीं केंद्रीय मंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए अंबरपेट के एक मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपना मतदान किया है। वो तस्वीरें भी इस वक्त आपको दिखाते हैं और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है और जी किशन रेड्डी ने अंबरपेट में मतदान किया है और साथ ही ये संदेश भी सभी लोगों को दिया कि वो भी अपने घरों से बाहर निकलें और मतदान जरूर करें। लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भूमिका अवश्य निभाएं क्योंकि आपका एक वोट बेहद कीमती है। और वहीं हैदराबाद में बीआरएस एमएलसी के कविता ने भी अपने मत अधिकार का उपयोग किया है। इस तरह से लोकतंत्र में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करने का ये संदेश उनके द्वारा दिया गया कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लेना जरूरी है। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं और इसी पर चलिए ताज़ा अपडेट लेने के लिए सीधा इस वक्त रुख करते हैं हमारे संवाददाताओं का, जहां राजेश राज इस वक्त वहां पर मौजूद है, उर्मिलेश वहां पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही धीरज भी वहां पर बने हुए हैं। सबसे पहले राजेश राज आपके पास में आना चाहेंगे। आप तीनों को ही सबसे पहले तो सुप्रभात। और जिस तरीके से आज लोकतंत्र का ये महापर्व और कहीं ना कहीं लोग भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं, आप जिस जगह पर जिस मतदान केंद्र पर मौजूद है वहां किस तरीके की तस्वीरें नजर आई? देखिए, मैं हैदराबाद का ही एक विधानसभा है मुशीराबाद, जी। और मुशीराबाद विधानसभा का जो चकरपल्ली अशोकनगर का इलाका है वहाँ पर मैं अभी मौजूद हूँ। ये लाइब्रेरी है यहाँ का, और इस मतदान केंद्र के भीतर 4 जो हैं पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। और पोलिंग स्टेशन में कहीं ना कहीं सुबह मैं यहाँ पर 6:30 पौने 7 बजे के आसपास जब पहुँचा तो उस समय सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन 7 बजे के बाद हमने देखा कि लोगों के आने की जो रफ्तार थी वो बढ़ती हुई दिखाई पड़ी। और इस मतदान केंद्र के भीतर हमने अंदर का विजुअल जो है आपको भेजा है। अब भीतर जो है लाइनें लगी हुई हैं और बहुत आराम से लोग वोटिंग कर रहे हैं। जी। एक मतदान केंद्र थे जहां पर थोड़ी सी रफ्तार कम जरूर थी, मतदान थोड़ी देर से शुरू हुई, लेकिन अब सब कुछ जो है वो स्मूथ कर लिया गया है। हमने एक मतदाता से बात भी करी जिनका नाम था मोहन। उन्होंने सबसे पहले 7 बजे आकर के उस मतदान केंद्र पर वोट किया। मैंने जब पूछा कि आखिर वजह क्या है तो उन्होंने कहा कि जमहूरियत के जश्न में यह जो हमारे मताधिकार का प्रयोग है यह हमारा सबसे बड़ा अधिकार है, और शायद यही वजह है कि हमने रात में ये फैसला कर लिया था कि हम 7 बजे मतदान केंद्र पर पहुंचेंगे और सबसे पहले वोटिंग करेंगे। वैसे ही दूसरे मतदान केंद्र पर भीतर में हमने देखा कि एक त्रिवेणी नाम की महिला थी, वो आकर के बैठी हुई थी। काफी बुजुर्ग महिला थी, लेकिन वो आकर के बैठी हुई थी अपने पतिदेव के साथ, और उन्होंने भी कहा कि मैं सबसे पहले वोटिंग करना चाहती हूँ, भले ही अगर वोटिंग की प्रक्रिया देर से भी शुरू हो तो पहला वोट मैं करूंगी। तो कहीं ना कहीं जो डेमोक्रेसी में जो हमारे संवैधानिक अधिकार हैं, जो मताधिकार के प्रयोग का, उसका बखूबी प्रयोग किया जा रहा है। और दिन ज्यों-ज्यों चढ़ेगा, चूंकि ये शहरी इलाका है, दिन ज्यों-ज्यों चढ़ेगा मतदान की रफ्तार भी आगे बढ़ेगी, लोग जमहूरियत के जश्न में शामिल होने के लिए जरूर पहुंचेंगे। बिल्कुल। और इसी पर एक रुख अब जो हमारे दूसरे संवाददाता हैं धीरज, उनका भी लेते हैं। धीरज, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं हैदराबाद से, और ये कथन लगातार कहा जाता है कि पहले मतदान फिर जलपान या कोई और काम। जिस बूथ पर आप मौजूद हैं, किस तरह से जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, खास तौर पर युवा, जिनका आह्वान प्रधानमंत्री खुद ट्वीट के जरिए कर रहे हैं, कैसे बढ़ चढ़कर लोकतंत्र की संवैधानिक प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं? देखिए, जहां मैं खड़ा हूं ये जो जगह है हैदराबाद का, ये अंबरपेट का बरकतपुरा का ये जो विधानसभा क्षेत्र है, पोलिंग स्टेशन है। और बरकतपुरा में मैं अभी आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अभी केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी, जो कि यहाँ के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने सुबह से लगभग 7:25 पे आके मतदान किया है। और जो लोगों से अपील किया है कि आप अधिक से अधिक संख्या में बाहर निकलें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें।
सुबह से ये जो मतदान केंद्र है, इस मतदान केंद्र पर लंबी लंबी कतारें तो नहीं देखी जा सकती है, लेकिन सुबह 7 बजे से वोटर्स का आना यहाँ जारी है। लोग आ रहे हैं, अपनी बारी का इंतजार करके मताधिकार का प्रयोग करके अपने घर को जा रहे हैं। देखिए, साफ तौर पे जो लंबी लंबी कतारों का जो सिलसिला है यहाँ पे थोड़ी देर के बाद शुरू होगा। जिस तरह से यहाँ मतदान के लिए तैयारी की गई है, मैं आपको और थोड़ी सी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पे जो 698 जो बूथ हैं, 698 जो मतदान केंद्र हैं, वो महिला संचालित मतदान केंद्र हैं। बिल्कुल। और जहाँ तक आपने युवाओं की बात की, तो 119 जो मतदान केंद्र हैं युवा के द्वारा संचालित मतदान केंद्र हैं। और जैसा कि आंकड़े चुनाव आयोग की तरफ से आए हैं कि इस बार 9,99,667 मतलब करीब 10 लाख जो युवा वोटर हैं वो पहली बार मतदान करेंगे। युवाओं के दिल में क्या है, थोड़ी देर के बाद ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। जो चुनावी जो महिलाएं जो मतदान करने के लिए आ रही हैं, खास करके जो वैसे वोटर जो कि युवा वोटर हैं, फर्स्ट टाइम वोटर हैं, उनके दिल में क्या है। अभी एक हमारी वोटर से जरूर बात हुई है जो कि पहली बार जिन्होंने की मतदान किया है, लक्ष्य नाम का लड़का है, पहली बार मतदान किया है वो, और वो यहाँ के पहले वोटर भी थे और वो बहुत देर से अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने जो स्वस्थ लोकतंत्र की जो हमारी परंपरा है, हमारा जो मताधिकार का जो प्रयोग है, उसके लिए उन्होंने मतदान किया। तो अभी जो शुरुआती पल है, अभी लोग आ रहे हैं मतदान केंद्रों तक और मतदान केंद्र पे अपनी बारी का इंतजार करके मतदान कर रहे हैं। चुनाव आयोग की पूरी तैयारी है कि स्वच्छ निष्पक्ष मतदान हो। कल डीजीपी तेलंगाना से भी हमारी बात हुई थी और उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि हमारी जो नज़र है चप्पे चप्पे पर है, और हमारी नज़र चप्पे चप्पे पर इसलिए है कि लोग निर्भीक होकर, निडर होकर मतदान के लिए निकलें और जो स्वस्थ तेलंगाना का निर्माण कैसे हो, लोग बेहतर तेलंगाना के लिए अपनी सरकार को चुने, अपने प्रत्याशी को चुने। जी बिल्कुल धीरज, आपके पास वापस आएंगे। इस वक्त उर्मिलेश भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। उर्मिलेश, जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर किस तरीके का नज़ारा इस वक्त देखने को मिल रहा है लोकतंत्र के इस महापर्व को लेकर, और वहां पर जो लोग हैं वो किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं? जी बिल्कुल, हम लोग इस समय ओस्मानिया यूनिवर्सिटी में हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक लंबी लाइन यहाँ पर लगी हुई है और ये लाइन जो है बताती है कि यहाँ के जो जागरूक मतदाता हैं, वो जो लोकतंत्र का उत्सव है, उस उत्सव में जो है मतदान के लिए कितने उत्साहित हैं। निश्चित तौर से क्योंकि जिम्मेदार नागरिक होने के नाते तमाम मतदाता यहाँ पर सुबह से ही, क्योंकि जैसे कि हमने देखा कि जब हमारी टीम यहाँ पर पहुंची थी उससे पहले ही यहाँ पर तमाम लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। 7 बजने में जो है काफी समय बाकी था, लेकिन तब भी तमाम लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। और निश्चित तौर से ये जो है, जब हम लोग ने कल जो है यहाँ के जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं उनसे बात की थी तो उन्होंने कहा था कि छुट्टी का दिन नहीं है, वोटिंग का दिन है। और उन्होंने तमाम मतदाताओं से अपील की थी कि आप अधिक से अधिक संख्याओं में घर से बाहर निकलें और मतदान करें, जिसका असर कि आज देखा भी जा रहा है कि इस लोक जो ये उत्सव है, इस जो लोकतंत्र के उत्सव में ये लंबी लाइन आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पर निर्वाचन आयोग की तरफ से तमाम सुविधाएं उपलब्ध की गई हैं। उम्रदराज लोगों के लिए यहाँ पर चेयर रखी गई है कि चेयर में बैठ करके वो अपने बारी का इंतजार करें। जो दिव्यांगजन है उनके लिए यहाँ पर व्हील चेयर रखी गई है, व्हील चेयर से जो है उनको जो है व्हील चेयर उनको प्रोवाइड की जा रही है। साथ ही यहाँ पर तमाम जो वॉलंटियर हैं, वो वॉलंटियर जो यहाँ पे मतदाता आ रहे हैं, उन मतदाताओं को जो है मतदान करने में सहयोग कर रहे हैं। हमारे साथ एक मतदाता है जो अभी मतदान करके आए हैं, इनसे बात करते हैं। इन्होंने जो वोट दिया है वो किस इशू पे वोट दिया है, क्या इनकी जो है क्या देखकर इन्होंने वोट दिया है? आपने मतदान किया है? हाँ। तो क्या सोच के मतदान किया है, क्या आप चाहते हैं? पब्लिक वेलफेयर के लिए मैं मतदान दिए है। ओके, इस वोट दे करके आपको कितना उत्साह, कितना जोश था आप में? बहुत मैं बहुत हैप्पी हूँ क्योंकि ये मेरे फर्स्ट टाइम वोट किया, तो मैं बहुत हैप्पी हूँ। तो आप कितनी देर अपनी बारी का इंतजार करते रहे? मैं 5 मिनट, ये लाइन में बहुत ज़्यादा नहीं है वो लाइन, मैं 5 मिनट। तो आप फर्स्ट टाइम आपने वोट दिया है? हाँ। तो कैसा लग रहा है फर्स्ट टाइम वोट दे करके? और खासकर कि आप जो हैं, क्या नौजवान हैं, क्या कुछ मुद्दे आपके इस बार तेलंगाना में रहे हैं? मेरे को समझ नहीं आया। इशू क्या रहे हैं इस इलेक्शन में, क्या कुछ देखा आपने वोट दिया है? कुछ भी इश्यूज नहीं है, पर एवरीथिंग इज ओके। ओके, तो तेलंगाना के विकास को लेकर के वोट दिया है, डेवलपमेंट को लेकर वोट दिया है? हाँ हाँ।
बिल्कुल, फर्स्ट तो टाइम साफ वोटर तौर थे, पर हालांकि थोड़ा सा यही जो है लगातार जब हमने क्योंकि रिपोर्ट्स भाषा का देखी, थोड़ा सा है, बिल्कुल। क्योंकि लोग तेलुगु बोलते हैं तो जी। निश्चित तौर से, और कहीं ना कहीं जो उत्साह देखा जा रहा है जैसे जैसे समय बढ़ेगा ये बिल्कुल। लाइनें और लंबी होती जाएंगी। बिल्कुल, और यही लोकतंत्र की ताकत की सबसे बड़ी तस्वीर का परिचायक होता है कि जब लोग बेखौफ निर्भीक इस निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया में अपने मत अधिकार का उपयोग करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया धीरज आपका, साथ ही साथ उत्पलेश आपका और राजेश राज आपका इन चुनावी अपडेट्स को हमसे साझा करने के लिए। और लगातार हम इस खबर पर नज़र बनाए रखेंगे, आपसे आगे भी हम बुलेटिन में अपडेट्स लेते रहेंगे और अपने दर्शकों को बताएं कि हम क्योंकि विधानसभा चुनाव से जुड़े तमाम कार्यक्रम आपको दिखाते हैं, बिल्कुल। तो 10 बजे आप देख सकेंगे जनादेश, जहां पर हम विस्तार से तफसील से चर्चा करेंगे कि किस तरह से इन बूथ्स पर वोटिंग प्रक्रिया को लगातार सुनिश्चित किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, और इस पर भी नजर हमारी लगातार बनी रहेगी। लेकिन इसी बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नया सवेरा। पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम्स है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। आपको सीधे ले चलते हैं पुणे, जहां इस समय राष्ट्रपति एनडीए की पासिंग आउट परेड का कर रही है निरीक्षण। चलते हैं सीधा। Ladies and gentlemen, as you look to the extreme left, you can see Divisional Cadet Captain S. Logeshwar from Romeo Squadron coming to hand over the Chiefs of Staff banner to Drill Instructor Company Havaldar Major Pankaj Thakur of the 23rd Punjab Regiment, who is receiving this on behalf of the Academy, so that it can now be presented to the squadron that has won the championship this term. Earlier, we had the Commandant's banner for the champion squadron. The Chiefs of Staff banner was instituted during autumn term 1980. Bravo Squadron was the first to win it then. Ladies and gentlemen, on today's parade, we have both male and female cadets as cane pilots. These cadets are Cadet Govind Shinde, Cadet Hardik Saini, Cadet Northern Mite, Cadet Suryadev, Cadet Shambhavi Singh, and Cadet Shriti Daksh. The reviewing officer will present medals to the award winners in a short while. The President's Gold Medal for standing first in overall order of merit is awarded to Battalion Cadet Captain Pratham Singh of Gaul Squadron. The President's Silver Medal for standing second in overall order of merit is awarded to Academy Cadet Adjutant Chatan Kumar of November Squadron. The President's Bronze Medal for standing third in overall order of merit goes to Battalion Cadet Adjutant Harshvardhan Shailesh Bhosle of Gaul Squadron. Winner of Chiefs of Staff banner, Juliet Squadron. चीफ ऑफ स्टाफ बैनर उस स्क्वाड्रन को प्रदान किया जाता है जो ओवरऑल चैंपियनशिप में प्रथम स्थान प्राप्त करता है। चैंपियनशिप का फैसला टर्म के दौरान आयोजित विभिन्न अंतर स्क्वाड्रन प्रतियोगिताओं में स्क्वाड्रन द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाता है।
The Chiefs of Staff banner is awarded to the squadron standing first in overall championship. The championship is decided on the basis of points gained by the squadron in various inter-squadron competitions held during the term. Squadron Cadet Captain Hemant Kumar of Juliet Squadron will receive the Chiefs of Staff banner. The pride of these 4 young men is evident as they march forward to receive their well-deserved awards. The training at National Defence Academy inculcates in cadets qualities of leadership and a drive to excel. A cadet is transformed into an officer and a gentleman over the 3 years that he trains at the National Defence Academy. तो 145वां कोर्स परेड है जो पासिंग आउट परेड, जिसका निरीक्षण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कर रही हैं। और यहाँ पर कहा जाता है कि जब वो लोग यहाँ पर पहुँचते हैं तमाम ऑफिसर्स एक जेंटलमैन के रूप में यहाँ से ट्रेन होकर, प्रशिक्षित होकर देश की सेवा के लिए निकलते हैं। इससे जुड़े तमाम अपडेट्स भी हम आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़ पर नया सवेरा। मोदी सरकार की गारंटी, कोई नहीं रहेगा भूखा। हर महीने 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है मुफ्त राशन। हमारा संकल्प विकसित भारत। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा, जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूँ? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें। आधार, ओटीपी या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें। डिटेल्स भरें। अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी, ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। और ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और कृतिका आगे बताएंगी कौन सी नई खबर है हमारे बिल्कुल पास। और इसी के साथ आंचल अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई एक खबर है। आज प्रधानमंत्री सुबह करीब 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से सीधा बातचीत करेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा दरअसल पूरे देश में सरकार की जो प्रमुख योजनाएं हैं उनकी संपूर्ण पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। महिलाओं के नेतृत्व में विकास सुनिश्चित करना प्रधानमंत्री का निरंतर प्रयास रहा है और इस दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन केंद्र का शुभारंभ आज करेंगे। ये केंद्र महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन भी प्रदान करेगा, जिससे वो लोग इस तकनीक का इस्तेमाल करके आजीविका सहायता के लिए कर सकें। अगले 3 सालों के दौरान महिला स्वयं सहायता समूहों को 15,000 ड्रोन उपलब्ध कराए जाएंगे। वहीं महिलाओं को ड्रोन उड़ाने और उसको इस्तेमाल करने के लिए जो आवश्यक प्रशिक्षण है वो भी दिया जाएगा। ये महत्वपूर्ण पहल जो है वो कृषि में प्रौद्योगिकी के उपयोग को प्रोत्साहित करेगी।
वहीं आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री एम्स देवघर में ऐतिहासिक 10,000वें जन औषधि केंद्र को भी समर्पित करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री देश में जन औषधि केंद्रों की संख्या 10,000 से बढ़ाकर 25,000 करने के कार्यक्रम की भी आज शुरुआत करेंगे। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोजगार मेले के तहत 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नवनियुक्ति कर्मियों को संबोधित भी करेंगे और ये रोजगार मेला देश भर के 37 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। देश भर से चुने गए नए कर्मचारी सरकारी राजस्व विभाग, गृह मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, वित्तीय सेवाएं विभाग, रक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और श्रम और रोजगार मंत्रालय सहित विभिन्न मंत्रालयों विभागों में सेवाएं देंगे। ये रोजगार मेला रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक कदम है। नवनियुक्त कर्मी प्रधानमंत्री के विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने में योगदान देंगे। नवनियुक्त कर्मी ऑनलाइन मॉड्यूल कर्मयोगी प्रारंभ के माध्यम से स्वयं को प्रशिक्षित भी करेंगे। और 145वीं पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करी थी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, इस वक्त वहां संबोधन दे रही हैं। आइए सुनते हैं। पासिंग आउट परेड आउट हो रहे सभी कैडेट्स को उनकी शानदार परेड्स के लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मैं पदक प्राप्त करने वाले तीनों कैडेट्स और चीफ ऑफ स्टाफ बैनर प्राप्त करने वाले जूलियट स्क्वाड्रन को विशेष बधाई देती हूँ। मैं उन सभी अधिकारियों और प्रशिक्षकों की भी सराहना करती हूँ जिनके अथक परिश्रम ने कैडेट्स की सफलता में बड़ी भूमिका निभाई है। मैं कैडेट्स के माता पिता को भी बधाई देती हूँ जिन्होंने हर कदम पर उनका साथ दिया और उनको देश सेवा के लिए खुद को समर्पित करने की प्रेरणा दी। भारत माता के महान सपूत मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित शहीद अरुण क्षेत्रपाल के नाम पर इस परेड ग्राउंड का नाम रखा गया है। इस नामकरण के मूल में नेशनल डिफेंस एकेडमी की आदर्शवादी सोच है जो मातृभूमि के लिए सब कुछ निछावर कर देने के लिए प्रेरित करती है। मैं देश प्रेम से ओतप्रोत इस परंपरा को सुदृढ़ बनाने के लिए एनडीए के वर्तमान और पूर्ववर्ती टीम मेंबर्स की सराहना करती हूँ। मुझे बताया गया है कि वर्ष 2022 से एनडीए में महिलाओं का प्रशिक्षण भी शुरू हो चुका है। आज पहली बार एनडीए को की पासिंग आउट परेड में महिला कैडेट्स ने मार्चिंग कॉन्टिजेंट के रूप में हिस्सा लिया है। ये दिन सही अर्थों में ऐतिहासिक है। मुझे विश्वास है कि सभी महिला कैडेट्स भविष्य में देश का और एनडीए का नाम नई ऊंचाई तक ले जाएंगे। आज भी बेटियों को अपनी पसंद का करियर चुनने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, इसलिए सभी महिला कैडेट्स को मैं विशेष बधाई देती हूँ। मैं आज पास आउट होने वाले सभी फॉरेन कैडेट्स को भी हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। मुझे आशा है कि इस ट्रेनिंग के दौरान आपने अच्छे मित्र भी बनाए होंगे और आप भारत खासकर एनडीए में बिताए ये दिन हमेशा याद रहेंगे। प्रिय कैडेट्स, इस क्रेडल ऑफ लीडरशिप ने ऐसे महान योद्धाओं को जन्म दिया है जो राष्ट्र की रक्षा में सर्वस्व बलिदान करने के लिए तत्पर रहते हैं। इस एकेडमी का देश के सर्वोत्तम प्रशिक्षण संस्थानों में विशेष स्थान है और ये सशस्त्र बलों तथा देश के लिए एक सुदृढ़ स्तंभ के रूप में प्रतिष्ठित है। इस एकेडमी से पास आउट होने वाले सभी अधिकारी देश की अथक सेवा में समर्थ हैं।
एनडीए से प्राप्त किए गए प्रशिक्षण और जीवन मूल्य आपको जीवन में आगे बढ़ने में सदैव मदद करते हैं। आप सब हमेशा राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ कार्य करते हैं। यही कारण है कि एनडीए के पूर्व छात्र सर्वोच्च पदों पर कार्यरत है। ये अपना कर्तव्य उत्तम रूप से निभा रहे हैं और देश का नाम भी रोशन कर रहे हैं। भारत की शांति, स्थिरता और समृद्धि में के लिए उसकी सीमाओं की रक्षा और आंतरिक सुरक्षा आवश्यक है। हम वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा को मानते हैं, परंतु हमारी सेनाएं देश की एकता और अखंडता पर चोट पहुंचाने वाली किसी भी बाहरी या भीतरी स्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह सक्षम है और तत्पर है। प्रिय कैडेट्स, आप देश के वीर सेनानी हैं। आपको भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए नई टेक्निकों को सीखकर उन्हें अपनाते हुए आगे बढ़ना होगा। आपको आपके सीनियर्स के अदम्य साहस और बलिदान को याद रखते हुए देश की सेवा में अग्रसर रहना है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप साहस और शौर्य के साथ सशस्त्र सेवाओं के मूल्यों को आगे बढ़ाते हुए हर बाधा का डटकर सामना करेंगे। अंत में सभी कैडेट्स, विशेषकर पदक विजेताओं को मैं फिर से बधाई देती हूँ। आप सबके स्वर्णिम भविष्य के लिए मैं अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करती हूँ। आपके हौसलों को नित नई उड़ान मिले तथा आप देश के गौरव को और अधिक बढ़ाएं, यही मेरी मंगल कामनाएं हैं। यही मंगल कामना के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। तो देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आप सुन रहे थे, जिन्होंने सीधे तौर पर संबोधन किया और अपने संबोधन में महिलाओं की, लड़कियों की बात करती हुई नजर आई कि आज की तारीख में भी लड़कियों को अपने पसंदीदा करियर को चुनने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं आंचल, और बिल्कुल उसका जीता जागता उदाहरण भी हम कई बार देखते हैं। बिल्कुल। और आप राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये संबोधन जो 145वां कोर्स है एनडीए की पासिंग आउट परेड का, जब वो निरीक्षण कर रही थी उस वक्त दे रही थी, और उन्होंने कहा कि किस तरह से जो ये तमाम ऑफिसर्स हैं वो राष्ट्र को सर्वोपरि मानकर अपनी सेवाएं राष्ट्र के प्रति समर्पित करते हैं। और अब आइए रुख करते हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा से जुड़ी तमाम खबरों का। तो बात करते हैं उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो आयोजन हो रहा है। लोग इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर प्रतिभागी बन रहे हैं। राज्य के विभिन्न भागों में यात्रा पहुंचने पर स्वागत किया गया और स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन किया गया। देखिए ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मेरठ के नगरीय क्षेत्र में विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ सांसद राजेंद्र अग्रवाल की अगुवाई में आज बाबा भीमराव अंबेडकर चौक से किया गया। कार्यक्रम में आईओसी प्रचार वैन के माध्यम से लोगों ने प्रधानमंत्री का संबोधन सुना और केंद्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी वैन के माध्यम से दी गई। विकसित भारत संकल्प यात्रा द्वारा स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम डूडा द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी लोगों को दी गई और साथ ही योजना से छूटे लोगों को लाभान्वित भी किया गया। योजना के लाभार्थियों ने अपने अनुभव साझा किए और लाभ पाकर प्रधानमंत्री का धन्यवाद अदा किया। पहले हम खाना चूल्हे पे बनाते थे, धुएं से बहुत परेशान थे और हमें गैस सिलेंडर मिला है मोदी जी की तरफ से। हम बहुत खुशी से खाना पीना सब कुछ बनाते हैं। मोदी जी का धन्यवाद। पहले जो मेरे पास मकान नहीं था, मैं किराए पे रहती थी, मुझे बहुत दिक्कतें हुई हैं। इस मकान छोड़ किराए का दूसरे मकानों में जाना पड़ता था, मुझे लोगों की बातें सुननी पड़ती थी मुझे बहुत ज़्यादा, और मतलब दिक्कतें बहुत ज़्यादा थी। मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी यहाँ मोदी जी का। डूडा ऑफिस के जरिए हमें पता चला कि सरकार की योजना चल रही है
स्व सहायता समूह। फिर मैं डूडा ऑफिस गई, वहाँ के जरिए मुझे पता चला कि 10 लेडीजों का हमें अपना समूह बनाना है। फिर मैंने 10 लेडीजों को इकट्ठा किया, मैंने अपना समूह बनाया और बनाने के बाद हमारे खाता खुला, खाते में 10,000 रुपये आए, वे हमने उठाए। उठाने के बाद हमने अपना कार्य शुरू किया। हम पापड़, कचरी और अचार और साथ में हमने जवों का भी अपना बिजनेस शुरू किया है, जो हम शहर में पूरे शहर में सप्लाई करने के लिए सोच रहे हैं। बाकी तो अभी अपनी मोहल्ले में थोड़ी घनी दूरी दे रहे हैं, पर हम बहुत उत्सुक हैं ताकि हम अपना बिजनेस आगे बढ़ा सकें। और मैं करूंगी, क्योंकि योगी जी और मोदी जी ने मुझे इतना अच्छा जरिया हमें दिया है बाहर निकलने का, अपने ऊपर निर्भर होने का। और हम सारी गृहिणी जितनी भी 10 की 10 जुड़ी हुई हैं, सब बहुत अच्छे से मेरे साथ कार्य कर रही हैं, जिसमें मैं अपने दिल से मोदी जी और योगी जी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो उन्होंने हमें इतना कुछ आगे बढ़ने का जरिया दिया। मैं पहले अपने कार्य कुछ भी नहीं करती थी, केवल एक गृहिणी थी। मुझे पता चला कि एक 10 महिलाओं का एक समूह बनता है, जिसमें कि मैंने अपना महिलाओं का एक जोड़कर 10 महिलाओं का एक समूह बनाया। मेरे समूह का नाम दीपा स्वयं सहायता समूह है। मेरे समूह की महिलाएं अचार और पापड़ का व्यापार करती हैं। उसी व्यापार को हमने ध्यान में रखते हुए उसी को आगे बढ़ाने का हमने विचार किया, और उसी में हमें मोदी जी की उस सहायता से हमें 10,000 रुपये भी प्राप्त हुए। और अब हम आगे चलकर और इस बिज़नेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और इसको हम ऑनलाइन भी स्टार्ट करना चाहते हैं। मैंने अपना रोज़गार शुरू कराया इनके जरिए, जिससे कि हमें पैसा मिला है बैंक से 10,000 रुपये का, और उससे हमने अपने कान्हा जी के ड्रेस का व्यापार शुरू करा है। इससे हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो गई है, और हम पहले बाहर नहीं निकल पाते थे, लेकिन हमने जब से ये व्यापार शुरू करा, हमारे घर वाले भी मना नहीं करते हैं, क्योंकि पैसा आता है, हम अपना खर्चा चलाते हैं। इस वजह से कोई भी मना नहीं करता, और हम अपना व्यापार अच्छी तरह से चला रहे हैं। अब आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो गई है। पहले कोई रोज़गार नहीं था, लेकिन अब बहुत अच्छा चल रहा है, और मैं अब किसी पर निर्भर नहीं रहती। मैं अपना और अपने बच्चों का अच्छे से पालन पोषण करती हूँ। विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर लोगों का उत्साह और जोश देखने लायक है। इस यात्रा से लोगों तक न सिर्फ सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंच रही है, बल्कि वंचित लोगों को मौके पर ही योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है। तो ये तो बात रही विकसित भारत संकल्प यात्रा की। इसी के साथ अब अन्य खबरों का भी रुख कर लेते हैं, जहां नासा चीफ बिल नेल्सन भारत और अमेरिका के बीच अंतरिक्ष सहयोग को गहरा करने के लिए प्रमुख सरकारी अधिकारियों के साथ बैठकों की एक श्रृंखला के लिए भारत की यात्रा पर है। वो अगले साल इसरो द्वारा लॉन्च किए जाने वाले भारत अमेरिका सहयोग मिशन NISAR पर नजर डालने के लिए आज बेंगलुरु में इसरो का दौरा भी करते हुए नजर आएंगे। वहीं अगले साल अमेरिका एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में भेजने के उद्देश्य से काम कर रहा है। देखते हैं ये रिपोर्ट। नासा चीफ बिल नेल्सन भारत और अमेरिका के बीच अंतरिक्ष सहयोग को गहरा करने के लिए प्रमुख सरकारी अधिकारियों के साथ बैठकों की एक श्रृंखला के लिए भारत की यात्रा पर हैं। बिल नेल्सन और विंग कमांडर राकेश शर्मा ने बेंगलुरु में छात्रों के साथ बातचीत की। उन्होंने पहले राष्ट्र के रूप में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने के लिए भारत को बधाई दी। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका संयुक्त रूप से भविष्य में परियोजनाओं पर काम करने के लिए तत्पर है, और NISAR मजबूत अमेरिका भारत साझेदारी का एक बड़ा उदाहरण है। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष यात्रियों का प्रशिक्षण और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर एक भारतीय को भेजने का मिशन चल रहा है। Join Rakesh tomorrow. We will both see NISAR together. I'm looking forward to this. There are two different radars in different bands. One is built by India, the other is built by the US. They are all a part of this very important climate mission. बिल नेल्सन ने कहा कि अंतरिक्ष की कोई सीमा नहीं है। अमेरिका और रूस जैसे देश राजनीतिक मोर्चे पर अलग अलग संबंध साझा कर सकते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कमान एक साथ संभालते हैं। Politically, the difficulties between Russia and the US that are going on, but not on the space station. The cosmonauts and the astronauts operate the space station together. We built the space station together.
अंतरिक्ष में जाने वाले एकमात्र भारतीय नागरिक विंग कमांडर राकेश शर्मा ने भी छात्रों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष यात्री एक वैश्विक नागरिक हैं और अंतरिक्ष देशों को जोड़ने का काम करती है। उन्होंने कहा कि इसरो ने अंतरिक्ष विज्ञान का विवेक के साथ उपयोग करने की दिशा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का भरपूर उपयोग किया है। What ISRO has done by harnessing space technology for the socio-economic benefit of our people, we are at a very, very interesting crossroad. This is the very first time that our civilization is stepping out of this cradle and we are returning back to the moon. We are recommencing space exploration with the stated intention of not only exploring but also colonizing first the moon, Mars, and later further away. बिल नेल्सन ने एक अंतरिक्ष यात्री के रूप में अपने अनुभव को साझा करते हुए कहा कि जब उन्होंने पृथ्वी की ओर देखा तो उन्हें भारत और भव्य हिमालय पर्वत दिखाई दे रहे थे जो अंतरिक्ष से बहुत सुंदर लग रहे थे। बिल ने छात्रों को अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए प्रेरित किया। बेंगलुरु से आयशा खानम की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए अब आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना में विधानसभा की 119 सीटों पर मतदान जारी, सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था। सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से करेंगे संवाद। महिला नेतृत्व में विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन केंद्र का भी करेंगे शुभारंभ। रोजगार मेले के तहत प्रधानमंत्री मोदी आज विभिन्न सरकारी विभागों एवं संगठनों में 51,000 से ज्यादा नवनियुक्त कर्मियों को करेंगे नियुक्ति पत्र वितरित। देश भर के 37 स्थानों पर रोजगार मेले का होगा आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व जलवायु शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज दुबई की 2 दिवसीय यात्रा पर होंगे रवाना। COP28 में जलवायु परिवर्तन की साझा चुनौती से निपटने की रणनीति और सामूहिक प्रयासों पर होनी है चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, G20 आज है अधिक समावेशी, महत्वाकांक्षी और प्रभावी। भारत ने G20 के सफल क्रियान्वयन के बाद ब्राजील को सौंपी है G20 की अध्यक्षता। इजराइल के साथ संघर्ष विराम की शर्तों के तहत हमास ने गाजा से 16 और बंधकों को मुक्त किया। वहीं युद्ध विराम और मानवीय सहायता के मुद्दों पर बात करने के लिए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इजराइल के दौरे पर। और खेल की खबरों में यूएफए चैंपियंस लीग से बाहर होने की कगार पर मैनचेस्टर यूनाइटेड। आर्सेनल और पीएसवी ने अंतिम 16 में बनाई अपनी जगह। रियल मैड्रिड ने नेपोली को 4-2 से हराया। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए। बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं। अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं। नुकसान आपका होगा। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं अब अपने अगले सेगमेंट की अखबारों की सुर्खियों की। और
सीधे चलते हैं संध्या के पास। संध्या, क्या कुछ समेट कर लाई हैं आप अखबार की सुर्खियों में हमारे दर्शकों के लिए? जी, अखबारों की सुर्खियों के हमारे इस खास सेगमेंट की शुरुआत कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखे गए उस लेख के साथ जिसे आज सभी प्रमुख अखबारों ने अपने संपादकीय पेज पर लिया है। दरअसल भारत को G20 की अध्यक्षता ग्रहण के 365 दिन पूरे हो गए हैं और इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक लेख लिखा है जिसे आज सभी अखबारों ने लिया है और पंजाब केसरी अखबार ने इसकी हेडलाइन बनाई है कि भारत की G20 अध्यक्षता एक नए बहुपक्षवाद का आगाज। और प्रधानमंत्री ने ये भी इसमें लिखा है कि आज दुनिया को एहसास हो गया है कि भारत विभाजन में नहीं बल्कि जोड़ने में यकीन रखता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस आर्टिकल में जो कुछ खास बातें लिखी हैं उसे आज सभी अखबारों ने प्रमुखता से लिया है। उन्होंने बताया कि हमारी अध्यक्षता में G20 ने 87 परिणाम हासिल किए, 118 दस्तावेज बनाए और एक नए बहुपक्षवाद की शुरुआत की। हमारे कदमों की गूंज आने वाले वर्षों में निरंतर सुनाई देती रहेगी। इस खास बात को कोट करते हुए आज हिंदुस्तान अखबार ने भी इसे लिया है। अगली खबर की बात करें तो यह है ड्रोन उड़ाकर दीदी बनेंगी लखपति। इस खबर के साथ इस खबर का आशय यह है कि कल केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो तमाम फैसले लिए हैं उसमें एक ये भी फैसला है जिसमें महिला SHG यानी कि स्वयं सहायता समूह जो हैं उन्हें 15,000 ड्रोन दिए जाएंगे और इसके माध्यम से महिलाएं अब लखपति बन सकेंगी। 80% की इसमें केंद्र सरकार सब्सिडी भी प्रदान करेगी और ये जो ड्रोन होंगे ये उन्नत खेती के द्वार भी खोलेगी। अगली खबर की बात करें तो हिंदुस्तान अखबार ने अपने पहले पेज पर लिया है। दरअसल मणिपुर के सबसे पुराने उग्रवादी संगठन ने हथियार डाले हैं और इस खबर को आज प्रकाशित किया गया है। बताया है कि यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट के साथ शांति समझौते पर बुधवार को जो दिल्ली में हस्ताक्षर हुए उसे बताया गया है। अगली खबर की बात करें तो देश विदेश पेज पर हरिभूमि अखबार ने लिया है और बताया है कि अब नए साल पर भारतीयों को मिलेगा अमेरिका से नौकरी का गिफ्ट। बदल रहे हैं वर्क वीज़ा के नियम। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब विदेश मंत्रालय इसको लेकर के एक कार्यक्रम तैयार कर रहा था और लंबे समय से, और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी यात्रा पर गए थे उस दौरान इसकी औपचारिक घोषणा की गई थी जिस पर अब जल्द ही मुहर लगेगी और इसके परिणाम भी अब सामने आने लगेंगे। और चलते चलते बात कर लेते हैं श्रमिकों से जुड़ी हुई एक और खबर की जिसमें यह बताया गया है कि श्रमिकों के लिए अब एक विशिष्ट पहचान पत्र बनाया जाएगा जो कि अनिवार्य होगा। उसमें श्रमिकों की सारी जानकारी होगी, आधार से उसको लिंक किया जाएगा और ये सारी जानकारी श्रम सचिव आरती आहूजा ने बुधवार को दी है। और उन्होंने ये भी बताया कि ये जो पहचान पत्र होगा इसमें जो भवन और निर्माण से जुड़े हुए मजदूर खासतौर पर होते हैं उनको ये एक विशिष्ट पहचान पत्र मुहैया कराया जाएगा। तो आज के अखबारों में ये तमाम वो खबरें हैं जो आम व्यक्ति से, श्रमिकों से, महिलाओं से सरोकार रखती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संध्या इन तमाम खबरों को हम तक साझा करने के लिए। आप मेहनत करके तमाम अलग अलग जो समाचार पत्रों की सुर्खियां जो प्रकाशित हैं उन्हें समेटकर हमारे दर्शकों के लिए लेकर आई हैं। और चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं खबरें दुनिया भर से। इजराइल के साथ संघर्ष विराम की शर्तों के तहत हमास ने गजा से 16 और बंधकों को मुक्त कर दिया है। अधिकारियों के मुताबिक इसमें इजरायली और थाई नागरिक शामिल हैं और इसी पर कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल अंसारी ने एक बयान में कहा कि इसके बदले इजराइल ने 30 फिलिस्तीनी कैदी को रिहा करने का फैसला लिया है जिसमें 16 नाबालिग और 14 महिलाएं शामिल हैं। हमास से रिलीज की गई एक वीडियो में महिलाओं को रेड क्रॉस को सौंपते हुए दिखाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में बात चीन की, जहां इन दिनों सांस संबंधी बीमारी तेजी से बढ़ रही है और इस बीमारी को लेकर कई देश सतर्क मोड पर आ गए हैं। वहीं चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने इसे एक बहुत ही सामान्य घटना बताया है। और चलिए अब बात करते हैं कारोबार जगत की खबरों की, लेकिन फटाफट अंदाज में। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी गुजरात खनिज विकास निगम ने बताया कि ओडिशा में 2 कोयला खदान स्थापित करने की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। जीएमडीसी की देश में 5 लिग्नाइट खदान हैं।
अरविंदो फार्मा को HIV/AIDS संक्रमण के इलाज की एक जेनेरिक दवा के विपणन के लिए अमेरिकी स्वास्थ्य नियामक से मंजूरी मिल गई है। कंपनी के मुताबिक उसे 600 मिलीग्राम और 800 मिलीग्राम की डारोनाविर टैबलेट के निर्माण व विपणन के लिए मंजूरी मिली है। अडानी पावर लिमिटेड ने बताया कि वे गुजरात के मुंद्रा स्थित संयंत्र में बॉयलर चलाने के लिए कोयले के साथ हरित अमोनिया का उपयोग करेगी। इससे कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मिलेगी मदद। देश के बिजली उत्पादन में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। बीते अप्रैल से अक्टूबर के बीच पिछले साल के मुकाबले बिजली उत्पादन में 8% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। और अब खबरें खेल जगत से, लेकिन फटाफट अंदाज में। सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज अंतिम 16 के मुकाबले खेले जाएंगे। भारत की उन्नति हुड्डा, किरण जॉर्ज और प्रियांशु रजावत सहित कई अन्य भारतीय खिलाड़ी अपने अपने वर्ग में क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की करने के इरादे से कोर्ट पर उतरेंगे। FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप में भारत ने अपने अभियान की शुरुआत शानदार अंदाज में की। भारतीय टीम ने टूर्नामेंट के पहले मुकाबले में कनाडा को 12-0 के बड़े अंतर से हरा दिया। यूएफा चैंपियंस लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड की आगे की राह मुश्किल हो गई है। बुधवार की देर रात मैनचेस्टर यूनाइटेड और गिलेस्ट्रे के बीच खेला गया मुकाबला 3-3 से ड्रॉ रहा। खबरें ग्लैमर वर्ल्ड से फटाफट अंदाज में। रणबीर कपूर की अपकमिंग फिल्म एनिमल रफ्तार बुलेट ट्रेन बन गई है। फिल्म ने रिलीज के पहले ही दिन करोड़ों छाप लिए हैं। एडवांस बुकिंग में एनिमल छप्पर फाड़ कर कमाई कर रही है। महज 5 दिनों में फिल्म ने लाखों टिकटें बेच ली हैं। विनोद चोपड़ा की फिल्म मार्वी फेल ने बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की। ये फिल्म अनुराग पाठक के उपन्यास 12वीं फेल पर आधारित है। नेटफ्लिक्स ने सिद्धांत चतुर्वेदी, अनन्या पांडे और आदर्श गौरव अभिनीत आगामी फिल्म खो गए हम कहां की घोषणा की है, जो 26 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी। खो गए हम कहां 3 युवा दोस्तों की कहानी है जो सोशल मीडिया की दुनिया में जी रही हैं। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में अब्बास आमिनी द्वारा निर्देशित फारसी फिल्म एंडलेस बॉर्डर्स को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पुरस्कार प्रदान किया गया। अभिनेता रणदीप हुड्डा ने 29 नवंबर को अपनी गर्लफ्रेंड लिन लेशराम के साथ मणिपुर के इम्फाल में मणिपुरी रीति रिवाजों के साथ शादी के बंधन में बंध गए। अब मुंबई में रिसेप्शन रखा जाएगा, जिसमें बॉलीवुड सितारे भी शामिल होंगे। ऋतिक रोशन के साथ ही साउथ सुपरस्टार जूनियर NTR की फिल्म की रिलीज डेट की हुई घोषणा। अगले साल स्वतंत्रता दिवस पर रिलीज होगी ये फिल्म। और चलिए अब बात करते हैं आपकी और हमारी सेहत की। प्लास्टिक सर्जरी कई विकृतियों और स्थितियों में इलाज के लिए काफी प्रभावशाली है। प्लास्टिक सर्जरी की नई तकनीकों से कई जटिल स्थितियों में भी इलाज के बेहतर परिणाम दे रही है। ट्रॉमा इंजरी के कई मामलों में प्लास्टिक सर्जरी की सहायता से ही चोटग्रस्त व्यक्ति के उपचार में भी काफी सहायता मिलती है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में कि प्लास्टिक सर्जरी की टिश्यू एक्सपेंडर तकनीक की सहायता से ट्रॉमा इंजरीज के इलाज में क्या उपयोगिता है। बिहार की रहने वाली इस युवती के जीवन में 10 वर्ष की आयु में एक दुर्घटना हुई, जिससे छोटी उम्र में ही जीवन मुश्किलों से भर गया। मशीन में मेरा हेयर फंस गया था और उसमें सारा स्किन मांस वगैरह सारा निकल गया था। मेरे गांव में 2-2.5 साल तक ड्रेसिंग कर के घाव मेरा छूट गया वहाँ पे, पर वहाँ पे हेयर नहीं आया था। फिर वहाँ के काफ़ी सारे डॉक्टर को दिखाए, सब बोले आ जाएगा धीरे धीरे, पर नहीं आया। वहाँ गांव में तो बोल रहे थे डॉक्टर कि आ जाएंगे अपने आप हेयर, पर वहाँ तो स्किन ही नहीं था हेयर वाला, तो हेयर आता कहाँ से। फिर वहाँ के डॉक्टर यहाँ पे रेफर किए। चोट गंभीर थी, जिसे ठीक होने में काफी समय लगा,
लेकिन सिर के घाव भरने पर भी निशान रह गए और बाल भी नहीं थे। इसके बाद नई दिल्ली के एम्स के ट्रॉमा सेंटर में इनका इलाज प्लास्टिक सर्जरी की नई तकनीक टिश्यू एक्सपैंडर की सहायता से शुरू किया गया, जिसमें शरीर पर स्वस्थ त्वचा को विकसित किया गया और फिर उस त्वचा को सर्जरी के द्वारा सिर के प्रभावित स्थान पर प्रतिस्थापित कर दिया गया। बेसिकली ये जो एक्सपैंडर्स होते हैं ये ऑलरेडी बने बनाए होते हैं, डिफरेंट शेप के होते हैं। कोई राउंडेड होते हैं, कोई रेक्टेंगल होते हैं, कोई इलेक्ट्रिकल होते हैं, बीन शेप के होते हैं। और डिपेंडिंग अपॉन कि हमें कहाँ पे उसको एक्सपैंडर को डालना है तो हम शरीर में एक पॉकेट बनाते हैं और जो स्कार्ड एरिया होता है उसके बगल में बनाते हैं, नॉर्मल स्किन के अंदर बनाते हैं और एक पॉकेट क्रिएट करके उसमें उस एक्सपैंडर को डाल देते हैं। उस एक्सपैंडर को इंजेक्ट करने के लिए उसका एक पोर्ट होता है, जैसे कि हम कैंसर की दवाइयों के लिए एक पोर्ट डालते हैं, उसी तरह से एक पोर्ट होता है जिसको किसी हम हार्ड सरफेस के अगेंस्ट प्लेस कर देते हैं। और ग्रेजुअली जब हमें लगता है कि हमारा एक्सपैंडर बैठ गया है, फिर हम धीरे धीरे उसको सलाइन से एक्सपैंड करते रहते हैं। तो वो डिपेंडिंग अपॉन कि पेशेंट कितना एक्सपेंशन टॉलरेट करता है, हम उसको ग्रेजुअली एक्सपैंड करते रहते हैं। कई बार इस एक्सपेंशन में 2 से 3 महीने भी लग जाते हैं और जब हमें लगता है कि वो उसकी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से फूल गया है एक्सपैंडर, तब हम अगली सर्जरी करके उस एक्सपैंडर को निकाल देते हैं और जो हमारे को जो एक्स्ट्रा स्किन, जो एक्सपैंडेड स्किन मिली है, उसको हम स्कार्ड एरिया को हटाकर वहाँ पर उसको यूज़ कर लेते हैं। इलाज के बाद अब इनकी स्थिति में काफी सुधार है, जो इनके जीवन में सकारात्मकता और आत्मविश्वास लेकर आया है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और नया सवेरा में बात करते हैं मौसम की। देखते हैं कि आपके राज्य में न्यूनतम और अधिकतम तापमान क्या है। और नया सवेरा के इस अंक में आज हमारे साथ इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़ चलते हैं शंघाई डिज्नीलैंड में दुनिया के पहले जूटोपिया की झलकियों के साथ। बिल्कुल, आप इन दृश्यों का लीजिए आनंद, हमें दीजिए इजाजत। मुस्कुराते रहिए, सशक्त रहिए। नमस्कार।